गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसमें पार्ट 1 यानी कि इससे पहले वाले जो तथ्य हैं वो पढ़ चुके हैं, और वो देखना हो तो हमारे पार्ट 1 में जाइए। और आज हम लोग इसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें क्या देखेंगे? उद्योगों के स्थान निर्धारण के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए स्थान निर्धारण करने में प्रमुख समस्या आवश्यक तत्वों को एक स्थान पर एकत्र करने की है। चूँकि प्रत्येक अनिवार्य तत्व की अपनी अलग विशेषताएं होती है, अतः विभिन्न उद्योगों के लिए उसका सापेक्षिक आकर्षण भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी उद्योग के लिए कारखाने का स्थानीयकरण उन अनिवार्य तत्वों के सापेक्षिक आकर्षण की समस्या को सुलझाने पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ देखिए, स्थानीयकरण संबंधी जो सिद्धांत इस समस्या का हल ढूंढते हैं उन्हें न्यूनतम लागत सिद्धांत कहते हैं। मतलब क्या करना है? इस सिद्धांत का मतलब ही है कि पैसा कम से कम खर्च हो। दूसरी समस्या, किसी उत्पादन विधि से संबंधित क्षेत्रीय मांग की आपूर्ति हेतु पूर्व स्थित कारखानों की तुलना में बेहतर सापेक्षिक स्थिति प्रदान या प्राप्त करने की है। स्थानीयकरण के जो सिद्धांत इस पक्ष पर अधिक बल देते हैं उन्हें बाजार प्रतिस्पर्धा अथवा स्थानिक अन्योन्याश्रिता सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि पहला, उत्पादन करने से पहले जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाएगा उसको कहा जाएगा न्यूनतम लागत सिद्धांत। अब फैक्ट्री बन गया, अब यह उत्पादन में जो इसकी कठिनाइयाँ आ रही हैं, दूसरे कंपनी से जो कंपटीशन मिल रहा है उसके बारे में जो तर्क दिया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? उसका नाम है बाजार प्रतिस्पर्धा हो रहा है इसको। और तीसरा, औद्योगिक स्थानीयकरण का तीसरा सिद्धांत उक्त दोनों पक्षों का समावेश करते हुए अधिकतम लाभ, अब इसको लाभ प्राप्त करने का दृष्टिकोण सर्वोपरि रखता है। इसे स्थानीयकरण का अधिकतम लाभ सिद्धांत कहते हैं। इस बारे में वेबर तथा लॉस का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अवस्थिति सिद्धांतों का मूल उद्देश्य उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूलतम स्थान की खोज है। अनुकूलतम स्थान वह स्थान है जो अधिकतम मुनाफा दे। यह दो स्थितियों में हो सकता है। पहला, जब उत्पादन लागत कम हो, या जब राजस्व उच्च हो, लागत कम हो और जो इससे इनकम हो वो अधिक हो जाए। वेबर का सिद्धांत देखते हैं। तो वेबर महोदय ने क्या कहा? वेबर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1909 ईस्वी में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज में प्रतिपादित किया। वेबर का सिद्धांत एक निश्चयवादी सिद्धांत है। वेबर के सिद्धांत की कुछ पूर्व मान्यताएं हैं। यानी जो निश्चयवादी है यानी क्या है? नियतवादी है, यानी ये भगवान भरोसे कहिए इसको। इसमें क्या होगा यहाँ देख लीजिए, यह भी वैसा ही है जैसा हम लोग क्या इससे पहले देखे थे, क्रिस्टोलर का सिद्धांत। वह शहर के अनुसार था, उसमें क्या था, सब कुछ एक समान। यहाँ देख लीजिए, वेबर के सिद्धांत की कुछ पूर्व मान्यताएं निम्न है। जैसे एक रूप क्षेत्र होना चाहिए, परिवहन व्यय भार व दूरी का प्रतिफल होता है। यानी परिवहन व्यय क्या होगा? जितना वेट है और जितना दूरी है इसी हिसाब से ट्रांसपोर्टिंग खर्च घटेगा या बढ़ेगा। कच्चे माल की स्थिति के स्रोत का स्थान निश्चित है, इनकी स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी भी है। एक केंद्रीय बिंदु बाजार है, बीच में क्या है? केंद्रीय बिंदु जो बाजार है जहाँ पर कर्म द्वारा उत्पादित माल विक्रय होता है। यानी कि जो कंपनी यहाँ पर उत्पादन करेगा जाएगा कहाँ? तो इस बाजार में जाएगा, यहाँ पर वह बिक्री होगा। श्रम यानी लेबर भौगोलिक रूप से नियमित स्थानों पर विद्यमान है। प्रत्येक उत्पादन को असीमित बाजार की सुविधा उपलब्ध है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान है। यहाँ पर मनुष्य क्या है? तो यहाँ पर विवेकी प्राणी है। और परिवहन जाल सभी संदर्भों में समान है। यानी परिवहन जाल क्या है? सब बराबर है। मतलब उसका रेट क्या होगा? बराबर होगा, चाहे वो रेल से ढुलाई हो या वो सड़क मार्ग से हो या वो जल मार्ग से हो। वेबर ने इस पूर्व अनुमानों के आधार पर विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्थिति के बारे में बताया, जिसकी 3 प्रक्रियाएं हैं। क्या क्या? पहला, न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति, न्यूनतम परिवहन लागत होना चाहिए। दूसरा,
श्रम लागत के कारण न्यूनतम परिवहन लागत स्थिति में विचलन हो जाएगा, यानी कि श्रम लागत में के कारण क्या श्रम बढ़ जाएगा तो लागत बढ़ जाएगा। तीसरा, समूहन के कारण न्यूनतम परिवहन लागत स्थिति में विचलन, यानी केंद्रीकरण होगा तो उसका क्या होगा, न्यूनतम परिवहन लागत है उसमें फिर कुछ अंतर होगा, मूवमेंट होगा। वेबर के अनुसार कच्चे माल के प्रकार जैसे सर्वत्र सुलभ पदार्थ है, यानी वो पदार्थ जो सब जगह उपलब्ध हों, जैसे जल, मिट्टी, हवा। स्थानीय पदार्थ जैसे जो किसी विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि खनिज। शुद्ध पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनाने पर उसके वजन में कमी नहीं होगी, वह शुद्ध पदार्थ है। सकल पदार्थ यानी जिनके भाव एवं आयतन में निर्माण के क्रम में कमी होती है, वह सकल पदार्थ है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ सूचकांक दिया है, यानी पदार्थ सूचकांक। यहाँ देखिए, स्थानीयकृत पदार्थों के वजन तथा निर्मित माल के वजन का अनुपात यदि MI बड़ा हो 1 से, तो क्या होगा, उद्योग की स्थापना कहाँ करेंगे, तो कच्चे माल के स्थान पर कीजिएगा। यानी कि जो MI इनका है, यह कच्चा माल है, ये अगर भारी है उत्पादित माल से, उत्पादित माल अगर हम मान लें 1 तो कच्चा माल उससे बड़ा हो गया, तो क्या है, यह मान लेते हैं 2, तो हम फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो। और अगर दूसरा देख लीजिए, यदि MI यानी कि कच्चा माल यहाँ पर छोटा हो गया, कच्चा माल 1 से कम है, यह 1 निगेटिव हो गया, और जो उत्पादित माल है वह +1 है, 1 से अधिक हो गया, तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम उद्योग को बाजार की ओर आकर्षित करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है वह कम हो लगेगा दोनों हालत में। प्रथम उदाहरण में देखिए, एक बाजार तथा एक कच्चा माल है। इसमें क्या होगा, कच्चे माल का स्वभाव एवं अवस्थिति और उद्योग की स्थिति। तो कच्चे माल का स्वभाव एवं उसकी अवस्थिति क्या है, तो वह सर्वव्यापी है। उद्योग कहाँ लगेगा, और कच्चा माल सब जगह मिलेगा तो उद्योग बाजार में लगेगा। स्थान आबद्ध एवं शुद्ध है, यानी कि उसका वेट कुछ नहीं घटने वाला है, तब उद्योग कहाँ लगेगा, बाजार की तरफ या कच्चा माल की स्थिति लगा दे सकते हैं। लेकिन यदि वह स्थान आबद्ध है एवं एकल है, यानी कि वह कच्चा माल एक ही जगह मिलता है और उसका बनने वाला उत्पाद उस कच्चे माल से कम भारी हो, यानी कि वेट उसका लूज कर जाए, तब हम उद्योग कहाँ लगाएंगे, कच्चे माल के समीप ही लगाएंगे। और यहाँ देखिए, कारखाने के लिए आदर्श स्थान क्या होगा, तो यह एक ट्रेंगुलर है इनका, इसमें और मान लेते हैं बाजार, ये सब बाजार हैं, या यहाँ पर यहाँ देखिए, ये एक में क्या है, 2 स्थानीयकृत कच्चे माल, यहाँ पर कच्चा माल मिलेगा। दूसरा का स्थानीयकृत एवं अशुद्ध क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पर भी कुछ कच्चे माल मिलेगा, और तीसरा बाजार यहाँ पर है। लेकिन अब हम क्या करें, तो हम कारखाना कहाँ लगाएंगे, तो कारखाना ऐसा जगह लगा देंगे, अगर यहाँ भी लगाएं तो दूरी उतना ही है, लेकिन जो बाजार से दूरी है इसका बढ़ गया, इसलिए इसको ऐसा जगह पर लगा दिया जाए जहाँ से बाजार की दूरी भी न्यूनतम हो जाए और कच्चे माल की जो प्राप्ति हो रही है उनसे भी दूरी कुछ खास न बढ़े। तो इसलिए कहाँ लगेगा, तो उसका क्षेत्र यहाँ पर लगा दिया जाएगा। यानी आदर्श कारखाने के लिए आदर्श स्थान कौन होगा, तो यही होगा क्षेत्र, एकदम बीच में लगाएंगे इसको। द्वितीय उदाहरण, एक बाजार तथा 2 कच्चे माल, यानी इसमें R1 R2 2 कच्चे माल थे। तो कच्चे माल का स्वभाव एवं अवस्थिति क्या था, R1 एवं R2 दोनों सर्वव्यापी है, कहीं मिल जाएंगे, तो उद्योग कहाँ लगाएंगे हम, बाजार में। R1 सर्वव्यापी है, R2 स्थान आबद्ध है लेकिन बाजार के पास नहीं है, तो अब क्या करें, तो हम लोग R1 तो सर्वव्यापी है, अतः हम इसको बाजार के पास ही उद्योग लगा देंगे। यदि R1 R2 दोनों स्थान आबद्ध एवं एकल हैं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो ऊपर वाला इनका त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट था वहाँ पर बाजार, हम लोग बाजार से नज़दीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि यह कच्चे माल से भी दूर न हो। यदि R1 और R2 दोनों स्थान आबद्ध एवं शुद्ध हो, यानी कि इसका निर्माण उत्पादन होने पर जो इसका उत्पादित वस्तु होगा उसका वेट न घटे, तब क्या करेंगे, हम बाजार के पास ही अपना उद्योग लगाएंगे। यदि कच्चे माल R1 R2 दोनों भार ह्रास वाले हैं, वेट घटेगा और निश्चित स्थानों पर हैं, तो उद्योगों की स्थापना R1 R2 तथा बाजार के बीच कहाँ होनी चाहिए। इसका समाधान वेबर ने स्थानीयकरण त्रिभुज बनाकर किया था, पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, दूसरा है न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु में विचलन। यह क्या मैटर है, श्रम की भूमिका इसमें प्रमुख होती है।
यदि श्रम की कीमत प्रति इकाई उत्पादन अनुकूलतम परिवहन बिंदु से कम हो, यानी श्रम की जो कीमत है वह प्रति इकाई उत्पादन की जो अनुकूलतम परिवहन बिंदु है उससे कम हो, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर उद्योगों को पुनः स्थानीयकरण हो जाएगा। वेबर के अनुसार जब किसी स्थान पर उद्योगों के स्थानीयकरण में यातायात व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक हो, तब क्या करेंगे, हम उद्योग वहाँ लगाएंगे जहाँ जो श्रम के नज़दीक हो। तो इस दशा में उद्योगों के स्थानीयकरण में परिवहन व्यय का महत्व समाप्त हो जाता है तथा श्रम व्यय ही स्थानीयकरण का निर्धारक हो जाता है। कुल मिलाकर यह समझिए कि जहाँ पर जो हमें कम खर्च हो उधर ही हम लोग जाएंगे। स्थानीयकरण का श्रम आधार, यह मुख्यतः दो तत्वों को यह प्रभावित करता है। पहला, श्रम लागत निर्देशांक, यानी इसमें क्या होगा, श्रम लागत तथा निर्मित माल के कुल भार के अनुपात को श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। यानी श्रम लागत तथा निर्मित माल के कुल भार के अनुपात, यानी श्रम लागत अगर हमें मान लेते हैं, श्रम लागत हो गया कितना 100 और निर्मित माल अगर 110 हो गया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 10:11 है, यानी कि हमको इसमें कुछ मुनाफा हो रहा है। तो यही इनका श्रम लागत निर्देशांक है। स्थानीयकरण भार, यानी उत्पादन के संपूर्ण विधि में परिवहन पर किए जाने वाले कुल भार को स्थानीयकरण भार कहा जाता है। श्रम लागत का स्थानीयकरण भार से अनुपात श्रम गुणांक कहा जाता है। श्रम गुणांक के अनुपात के कारण ही उद्योग परिवहन लागत बिंदु से श्रम स्थानीयकरण की ओर विचलित होता है। यानी कि अगर परिवहन से महंगा श्रम है तब क्या करेंगे, उद्योग श्रम के पास लगाएंगे। यदि श्रम से महंगा परिवहन है तो हम उद्योग परिवहन के पास लगाएंगे। जिससे परिवहन में, यानी परिवहन मतलब क्या कि जो कच्चे माल को ढोने, इसलिए कच्चे माल से को उठाकर बाजार तक ले जाने में अगर खर्च अधिक लग रहा है श्रम से, तब हम कच्चे माल के नज़दीक ही उद्योग लगा देंगे। इसके लिए वेबर ने आइसोडोपेन का विचार दिया था। याद कीजिए, आइसोडोपेन का विचार। तो देखते हैं आइसोडोपेन का विचार क्या है। आइसोडोपेन्स वह रेखा है जो समान परिवहन व्यय वाले बिंदु पथ को मिलाती है। चीज़ में अगर हम लोग देखेंगे, अगर उद्योग L1 पर स्थापित होता है तो परिवहन व्यय इतना अधिक होगा कि सस्ते श्रम की उपलब्धता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर L2 पर उद्योग की स्थापना होती है तो परिवहन व्यय तो बढ़ेगा, लेकिन सस्ते श्रमिक होने से यहाँ न्यूनतम लागत बिंदु रहेगी। समूहन की भूमिका क्या होगी। वेबर के अनुसार समूहन की प्रवृत्ति किसी उद्योग को न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से दो प्रकार से विचलित करती है। दो प्रकार कौन कौन है। पहला, पैमाने का अर्थशास्त्र, जिसमें बड़ा उत्पादन होने या एक ही स्थान पर अनेक कारखाने स्थापित होने से उत्पादन व्यय कम हो जाता है। और दूसरा, अनेक उद्योगों के एक स्थान पर एकत्रित होने से कई विशेषीकृत सेवाएं, श्रम का अधिक विभाजन, बृहत बाजार आदि से उत्पादन व्यय कम हो जाता है। जैसे कोई मारुति कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि वो मारुति कंपनी सब कुछ अपने से ही बना लेती है। उसका जो टायर हो गया, उसका हेडलाइट हो गया, उसका वो जो पेंट होगा, फिर स्टीयरिंग है, सीट है, सीट कवर है, सब कुछ तो नहीं बनाती है। लेकिन एक कोई बड़ा कंपनी यहाँ पर स्थापित हो गया, ये छोटे छोटे जो नट बोल्ट या ये जो टायर है, ट्यूब, हेडलाइट, बहुत सारे बनाने वाली कंपनी है, सभी आसपास बस जाएंगी। इससे क्या होगा, एक क्लस्टर का विकास होगा, एक समूह हो जाएगा। अब क्या हो, इससे उत्पादन आसान होगा और उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। वेबर के सिद्धांत की कुछ आलोचना है। वेबर के सिद्धांत की आलोचना इस प्रकार है। इस सिद्धांत ने उद्यमिता तथा प्रबंध के महत्व को नकार दिया। दूसरा, परिवहन व्यय में सदैव दूरी के अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। परिवहन के व्यय में सदैव दूरी के अनुपात में वृद्धि नहीं होती है वर्तमान। क्योंकि अब रेल, चाहे बड़े बड़े जो नौकाओं के द्वारा यातायात किया जाता है, अब हज़ारों किलोमीटर दूर से आज पेट्रोलियम का उत्पादन या उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और खर्च बहुत ही कम होती है। कच्चे माल एवं तैयार माल पर परिवहन लागत समान नहीं होती। श्रम की गतिशीलता एवं उत्पादकता की अपेक्षा की गई है। वेबर द्वारा संभावित मांग व पूर्ति के स्थानिक परिवर्तनों के प्रभावों को कोई महत्व नहीं दिया गया है।
वर्तमान उद्योगों की स्थापना में राजनैतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि वेबर महोदय इन सब पर ध्यान नहीं दिए। परिवहन प्रणाली एवं तकनीकी में व्यापार सुधार के कारण परिवहन का मुख्य कारक के रूप में महत्व कम हुआ है। गत दशकों में अनेक उद्योगों में बाजारोन्मुखी प्रवृत्ति बढ़ी है। अब वेबर का देख लिए, अब आगे हम लोग देखेंगे लॉस महोदय का। तो लॉस महोदय क्या कहेंगे? लॉस का सिद्धांत वेबर के सिद्धांत यानी न्यूनतम परिवहन लागत से विपरीत है। इसे बाजार क्षेत्र विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लॉस ने अपने विचार वर्ष 1940 में अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक्स लोकेशन में व्यक्त किया। क्या नाम था? द इकोनॉमिक्स लोकेशन। इसमें क्या है? पहला इनका है मांग शंकु, मतलब लॉस ने उद्योग के स्थानीयकरण के न्यूनतम लागत सिद्धांत का खंडन करते हुए बताया कि कोई उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा, कहाँ होगा? जहाँ कुल लागत तथा कुल आय का अंतर अधिकतम हो। कुल लागत और कुल जो उनका आय हो उसका अंतर यानी कि मुनाफा अधिक से अधिक हो, वहीं पर कोई कंपनी स्थापित करना चाहेगा, न कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर। मान लेते हैं कि कोई सामान है, यहाँ पर हमको लागत न्यूनतम लागत 10 रुपया लगेगा, लेकिन और कोई ऐसा जगह है यहाँ पर न्यूनतम लागत हमें 90 रुपया लगा। क्लियर है? लेकिन अगर हमें यहाँ पर सामान उत्पादित करेंगे, यह सामान हमें 500 में बिकेगा, और यहाँ पर 10 रुपया लागत लगा और यह सामान हमें यहाँ पर 20 रुपये में बिकेगा। तो कोई यहाँ पर क्यों लगाएगा कंपनी? क्योंकि मुनाफा तो बहुत कम है, और यहाँ पर देखिए दूरी भी बीच में अधिक है और मुनाफा भी अधिक है। लॉस ने वस्तु की मांग से संबंधित बाजार क्षेत्र के विचार को मांग शंकु से समझाया है। और लॉस की जो के सिद्धांत है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे क्या क्या मान्यताएं हैं? तो लॉस के सिद्धांत की मान्यताएं: जनसंख्या का समान वितरण और समान परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ प्राप्त करने को तत्पर है। इस प्रदेश में उत्पादन स्थल अभिष्टतम संख्या में होंगे। उक्त स्थिति में उत्पादन, आपूर्ति क्षेत्र, विक्रय क्षेत्र लघुत्तम होंगे। किसी एक उत्पादक को असामान्य लाभ प्राप्त करने की संभावना न रहे। ऐसा तभी होगा जब असामान्य लाभ का अवसर मिलते ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाए। बाजार क्षेत्र की सीमा पर स्थित उपभोक्ता निकटतम उत्पादों में से ही क्रय करने के लिए तत्पर रहेंगे। बाजार क्षेत्र का आकार, यह क्या है? तो मांग शंकु से प्राप्त बाजार क्षेत्र का आकार षटकोणीय होता है। बाजार का आदर्श षटकोणीय प्रतिरूप यानी मधुमक्खी के छत्ते की भांति होगा। लॉस ने पाया कि अगर एक उभयनिष्ठ केंद्र के चारों ओर यदि इन षटकोणीय जालों को घुमाया जाए तो ऐसा प्रतिरूप बनता है जिसमें 6 ऐसे सेक्टर होते हैं जहां कई वस्तुओं का उत्पादन एक ही स्थान पर होता है, जिसे उन्होंने नगर संपन्न तथा ऐसे क्षेत्र जहां उत्पादन स्थल कम होते हैं नगर विपणन सेक्टर कहा। नगर विपणन सेक्टर यानी नगर वहाँ पर कम है। लॉस के अनुसार ऐसी दशा में विभिन्न उत्पादकों के बीच दूरी न्यूनतम होगी, परिवहन दूरियां भी कम होती है, जिससे परिवहन व्यय कम होता है। अब आगे देखिए, लॉस का भी देख लिए। अब आगे देखिए DM स्मिथ का सीमांत अवस्थिति विचारधारा। इन्होंने क्या बताया? 1971 में स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक औद्योगिक अवस्थिति इंडस्ट्रियल लोकेशन में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के संश्लेषण का कार्य किया गया है। इस प्रकार के सिद्धांतों के प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वास्तविक जगत में औद्योगिक स्थल का चुनाव करते समय आर्थिक सीमाओं का निरूपण किया जा सके। अतः इसमें स्मिथ ने औद्योगिक अवस्थिति में समन्वित औद्योगिक संश्लिष्ट प्रतिरूप को स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने क्या बताया? देखिए, जो स्मिथ महोदय हैं, इनके सिद्धांत को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। जैसे स्मिथ ने अपने सिद्धांत को निरूपित करने के लिए क्षेत्रीय लागत वक्र रेखा यानी कि जो इनका रेखा होगा, यह वक्र रेखा होगा लागत का, क्षेत्रीय आय वक्र रेखा, वक्र मतलब क्या हो, रेखा कर्व करता जाएगा, के सहारा की सहायता ली थी। इसमें क्षेत्रीय लागत वक्र रेखा जहाँ किसी दिए गए हुए बिंदु से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार उत्पादन के साधनों को एकत्रित करने तथा उत्पादन प्रक्रिया के व्यय को दर्शाती है, वहीं क्षेत्रीय आय वक्र रेखा किसी बिंदु विशेष में बढ़ती हुई दूरी के साथ उत्पादित वस्तुओं की मांग तथा उसके अनुसार आय में होने वाली भिन्नता को दर्शाएगी। और स्मिथ ने यह बताया कि क्षेत्रीय लागत वक्र
और क्षेत्रीय आय वक्र के तत्वों की अंतः प्रक्रिया से ही उत्पादन स्थल का निर्धारण होता है। औद्योगिक उत्पादन का सर्वोत्तम स्थल वही होगा जहाँ कुल आय कुल लागत की तुलना में अधिकतम हो। मतलब क्या समझे कि कुल जो आय हो वह कुल लागत से अधिक हो, वही उत्पादन के जो औद्योगिक केंद्र स्थापित करने का सर्वोत्तम स्थान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कारखाना उस बिंदु पर ही स्थापित होगा जहां अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, अर्थात कुल आय एवं लागत का धनात्मक अंतर सर्वाधिक होना चाहिए। स्मिथ के अनुसार आर्थिक सीमाओं के बाहर तभी कारखाना में तभी स्थापित किया जा सकता है जब किसी न किसी कारणवश क्षेत्रीय लागत वक्र की तीव्रता में ह्रास हो जाए। उदाहरण के लिए यदि कोई उद्योगपति अपनी व्यावसायिक कुशलता से लागत में कमी कर दे, यानी उसके पास टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो कि वह उत्पादन जो प्रक्रिया है उसमें ही कटौती कर दे, यानी कि जो उसको लागत लगता है वही कम कर दे। जहाँ पहले 100 मजदूर लगते थे वहाँ एक ही मजदूर सारा काम कर दे, उसके लिए आर्थिक सीमाएं और दूर हट जाती हैं। दूसरी तरफ विभिन्न उद्योगों के एकत्रीकरण, बड़े पैमाने पर उत्पादन अथवा लागत तत्वों में प्रतिस्थापन द्वारा क्षेत्रीय लागत वक्र की तीव्रता प्रवणता भंग हो सकती है तथा कृत्रिम ढंग से निर्दिष्ट क्षेत्र के अंदर कर लगाकर लागत वक्र की प्रवणता भंग करके उसका स्तर उठाकर कारखानों की स्थापना को किसी क्षेत्र में अनआर्थिक बनाया जा सकता है। यानी सरकार टैक्स लगा दे, बढ़ा दे, तब क्या होगा? अब कारखाना लगेगी वहाँ पर नहीं, क्योंकि वहाँ पर टैक्स इतना हाई हो गया कि वो जो उसका नाफा घट जाएगा। स्मिथ ने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के अनुसार क्षेत्रीय मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं औद्योगिक स्थापना पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अब हुबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, नाम ही न्यूनतम परिवहन, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देंगे। तो देखिए क्या है, वर्ष 1948 में हुबर ने अपनी पुस्तक लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से वेबर के सिद्धांत में सुधार प्रस्तुत किया और इसी क्रम में इन्होंने परिवहन लागत को अधिक वास्तविक रूप में अपनाया तथा स्थानीयकरण में उत्पादन लागत पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 प्रकार की लागत को बताया था, जिसमें पहला था कच्ची सामग्री एकत्र करने की लागत, दूसरा उत्पादन प्रक्रिया की लागत है, उत्पादित वस्तु को बाजार में पहुंचाने की लागत है। यानी सब में क्या है, तो सब में देखिए कच्ची सामग्री एकत्र करने की लागत एकत्र होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन खर्च। उत्पादित प्रक्रिया की लागत, तो उत्पादन का जो प्रक्रिया इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन एक अहम भूमिका निभाती है। उत्पादित वस्तुओं को बाजार पहुंचाने में लागत, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन है। इसीलिए कहा गया है कि हुबर महोदय का जो सिद्धांत है यह परिवहन आधारित है। उपयुक्त लागतों का अध्ययन से ये तथ्य सामने आता है कि वस्तुतः लागत 2 प्रकार की होती है। पहला परिवहन लागत, यानी कच्ची सामग्री एकत्र करने की लागत प्लस उत्पादित वस्तु को बाजार में पहुंचाने की लागत, और दूसरा है इनका उत्पादन प्रक्रिया की लागत। परिवहन लागत तथा उद्योग का स्थानीयकरण, यह क्या है? परिवहन लागत में मुख्यतः 2 बिंदुओं पर अध्ययन किया जाता है। पहला एक कच्ची सामग्री तथा एक उत्पादित वस्तु की दशा तथा दूसरी एक से अधिक कच्ची सामग्री तथा उत्पादित वस्तु की दशा में। मतलब कि पहला एक कच्ची सामग्री है या एक उत्पादित वस्तु की दशा हो, या दूसरी ओर एक से अधिक कच्ची सामग्री है तथा उत्पादित वस्तु भी वह एक से अधिक है, तो दोनों में जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो उसके बारे में पूछ रहे हैं, बारे में लागत भिन्न भिन्न हो सकता है। सामान्यतः उसी स्थान पर उद्योग को स्थापित किया जाता है जहां पर एक से अधिक कच्ची सामग्री अथवा कई बाजार बिंदुओं के बीच परिवहन आवश्यक होते हैं। यानी कारखाना कहाँ कोशिश करेंगे स्थापित करना, जैसे यहाँ पर कारखाना स्थापित करेंगे कि इधर शहर इधर शहर इधर शहर, ऐसा ये बीच में कि सबसे इनका मिनिमम दूरी हो। कारखाना वहीं स्थापित होगा जहां पर न्यूनतम कुल परिवहन व्यय हो। यदि किसी एक बिंदु विशेष का सीमांत परिवहन व्यय अन्य सभी बिंदुओं के सीमांत परिवहन व्यय के योग से अधिक हो, यदि किसी बिंदु विशेष पर सीमांत परिवहन व्यय अन्य सभी बिंदुओं के सीमांत परिवहन व्यय के योग से अधिक हो, तो न्यूनतम परिवहन व्यय किसी भी जंक्शन पर होगा जहां उद्योग का स्थानीयकरण संभव है। उत्पादन प्रक्रिया लागत तथा उद्योग का स्थानीयकरण, यह क्या है? तो सामान्य रूप से उद्योग का स्थानीयकरण केवल परिवहन लागत पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर उसके विभिन्न विवेचन प्रस्तुत किए गए हैं। परंतु कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनमें उत्पादन लागत अथवा उत्पादन प्रक्रिया लागत की तुलना में परिवहन व्यय नगण्य होता है। अगर परिवहन व्यय नगण्य है तो क्या होगा? हम उद्योग बाजार के पास लगाएंगे, जैसे कि बहुमूल्य धातुएं
लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिसमें कच्चा माल ही बहुत भारी वेट वाला है और उत्पादित माल बहुत कम होता है, वेट बहुत ज़्यादा लूज कर जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो कारखाना हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर कच्चा माल हो। देखिए ऐसे में वैसे उद्योग जिनमें बहुमूल्य कच्ची सामग्री से बहुमूल्य वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसमें उत्पादन लागत प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जैसे घड़ियों, सूक्ष्म यंत्रों, हीरा तराशी जैसे निर्माण उद्योगों की स्थापना वैसे स्थानों पर की जाती है जहां न्यूनतम उत्पादन प्रक्रिया लागत हो। उत्पादन प्रक्रिया लागत में कई तत्व शामिल हो, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि व विभिन्न प्रकार के कर। ये सभी तत्व उत्पादन लागत को प्रभावित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन उत्पादन घटकों की प्रति इकाई कीमत में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। ऐसी विभिन्नता तब नहीं होती है जब इन घटकों में पूर्ण गतिशीलता हो। और उद्योगों के स्थानीयकरण के जो प्रमुख सिद्धांत है, और आगे देख लीजिए जो पढ़े हैं वही ना है। अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत क्या था इनका, न्यूनतम लागत स्थिति का सिद्धांत। किसका है, तो न्यूनतम लागत स्थिति अल्फ्रेड वेबर। लॉस व फेटर, तो लॉस महोदय व फेटर इनका क्या सिद्धांत है, बाजार क्षेत्र विचारधारा। तो इनका बाजार ही प्रमुख हो गई, तो किनका है सिद्धांत, लॉस व फेटर का। और हुबर का सिद्धांत इन्होंने देखे थे हम लोग, इनका क्या था, ये परिवहन से चिंतित रहते हैं, यानी कि न्यूनतम परिवहन लागत विचारधारा, तो हुबर का है। डीएम स्मिथ है, डीएम स्मिथ महोदय क्या दिए, सीमांत अवस्थिति विचारधारा, सीमांत अवस्थिति विचारधारा डीएम स्मिथ। और एलन प्रेड ही ना, हाँ एलन प्रेड, तो इनका क्या है, व्यवहारवादी विचारधारा। तो नाम क्या हो गया, व्यवहारिक विचारधारा जो सिद्धांत देने वाले, तो एलन प्रेड। क्लियर है। अब आगे देखेंगे हम लोग विश्व के औद्योगिक प्रदेश, तो यह अलग हो गया, इसको हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।